Hello students. Now question based on the concept of direct variation. In my last video, I have shown you with some examples कि हम इसको कैसे कर सकते हैं, किस तरह से। तो इसी को इनहेंस फॉर्म में हम देखेंगे। तो यहाँ पर एक की आइडिया को हम जब लेकर चलते हैं, बिकॉज इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। एक्स एंड वाई आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, ये जो साइन आप देख रहे हैं ये, तो इसको हम इस तरह से बता सकते हैं दैट ये, इसको ये ऐसे आप बना सकते हैं। ठीक है, ये जो साइन होता है तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इफ द रेशियो y upon x is equal to k, a constant stays the same for every pair of values. If the ratio changes, they are not directly proportional. तो ये जो आपका चैप्टर है ये थोड़ा लंबा है और इसमें कई एक्सरसाइजेज या कई क्वेश्चंस हैं, तो आप उसको देखिएगा एंड वी विल वर्क टुगेदर। आप ऑन द अदर साइड ऑफ द स्क्रीन है और मैं इधर हूँ, बट आई कैन अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स एंड द चैलेंजेस ऑफ द स्टूडेंट्स in order to learn and practice these things. So I'll just help you as far as possible. तो यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन जो है ये टेबल दे रखी है और चेक इफ एक्स एंड वाई आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब हो गया एक्स एंड वाई अगर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो यहाँ पर आपका ये एक्स और वाई की वैल्यू रखी 5, तो वाई अपॉन एक्स हम करेंगे और हर कॉलम में हम देखते हैं तो अब रेशियो इज नॉट द सेम। जैसे 15/5 करा तो 3, 24/8 करा तो 3, तो ये वाई अपॉन एक्स। ठीक है, और ये इसमें 3 आई लेकिन यहाँ पर अलग अलग आई, ये 4, ये 4 और ये 5। तो रेशियो इज नॉट द सेम, तो एक्स एंड वाई आर नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मेथड वही रहेगा। एंड पार्ट 2 में आप देखिए, इसमें यहाँ एक्स अपॉन वाई, ये वाई अपॉन एक्स में आप देखेंगे तो 9/3, 3 सब में 3 आ रही है। तो ऑलवेज कांस्टेंट, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मैं हमेशा इस चीज़ को फॉलो कर रहा हूँ कि लिखने में बहुत टाइम वेस्ट होता है एंड स्टेबिलिटी का भी इशू आता है कि कैमरा या जो मोबाइल है वो हिलेगा या लाइट भी हिलने का इशू आ सकता है। तो इसलिए ये आई एम शेयरिंग दिस प्रेजेंटेशन। बड़ा प्यारा सा ये मेथड है, कहीं भी रख लो फ़ोन को, इसलिए ये आपको भी आसानी रहेगी एंड लगेगा मुझे कोई टिपिकल आंसर है या सॉल्यूशन है तो आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो कंप्लीट द टेबल्स डायरेक्ट वेरिएशन, तो यहाँ पर वैल्यूज दे रखी हैं। अब इसको देखने के लिए इन केस ऑफ दिस, ये यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर ये नहीं है, ये नहीं है और ये नहीं है। ठीक है, तो अब हम पहला पेयर जो हम कांस्टेंट निकालेंगे तो हम किस तरह से निकालेंगे, फाइंड कांस्टेंट के वाई डिवाइडेड बाय एक्स। ठीक है, तो फर्स्ट पेयर से हमने 15 निकाल लिया। ठीक है, अब हमारे पास y इज इक्वल टू 15 इंटू एक्स और x इज इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाय 15 फॉर एवरी ब्लैंक। अब इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, जो ये कहना चाह रहे हैं कि y इज इक्वल टू हम क्या मानेंगे 15 इंटू एक्स और x इज इक्वल टू, अब ये 15 इंटू एक्स, ठीक है, y इज इक्वल टू हम कह रहे हैं ये 15 है ना, y इज इक्वल टू 15 इज इक्वल टू एक्स और x इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा y अपॉन 15। देखिए यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ समझा दूँ, बच्चों को अक्सर परेशानी होती है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, x इज इक्वल टू वाई अपॉन 15। तो ये मल्टीप्लिकेशन में था इधर, तो ये नीचे डिवीजन में जाएगा। ठीक है, तो y डिवाइडेड बाय 15 टू फिल एवरी ब्लैंक। देखिए यहाँ पर कोई ज़्यादा कोई टिपिकलिटी नहीं है यहाँ पर कि आपको लगे कि कोई बहुत टॉप वाली चीज़ है। ये कोई इतना बड़ा कैलकुलेशन का मामला नहीं होता है, बट ये थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड रेशनल अप्रोच होती है टुवर्ड्स द प्रॉब्लम एंड हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। मैथमेटिक्स का सारा खेल ही यही है, दैट लॉजिकल रीजनिंग डेवलप करना बच्चे के दिमाग में। तो एक्स, अब यहाँ एक्स इज इक्वल टू 5 और वाई। ठीक है, अब वाई हमें पता नहीं है। ठीक है, ये वाले सेकंड हम बात कर रहे हैं, इसकी सेकंड वाले की। ठीक है, ये ठीक है, तो
अब ठीक है, तो यहाँ पर x हमें पता है 5 है, यहाँ पर 5 है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 5, अभी y का हमें पता करना है, तो ये हो जाएगा 15 इंटू 5, ठीक है। अब y इज इक्वल टू 90, x हमें पता नहीं, यहाँ पर हमें x पता नहीं इस वाले में, ठीक है। 90 नीचे दे रखा है, तो ये हो जाएगा 90 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 6। अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो इसको ऐसे स्टेप में सॉल्व करेंगे। तो अगर बच्चा ये याद रखेगा, ठीक है, यहाँ पे हमें दो चीज़ें यूज़ करनी है, और किस तरह से यूज़ करनी है। तो जो जैसे कि हमने देखा था कि हम y निकालने के लिए 15 इंटू एक्स यूज़ करेंगे, और x निकालने के लिए y डिवाइडेड बाय 15। तो यहाँ y दे रखा है 90 में, तो हमने 90 से 90 को डिवाइड किया 15 से। देखिए यहाँ पर सब बच्चों को ध्यान रखना है कि ये रिलेशनशिप बड़ी इंपॉर्टेंट है, और इसी से आप जो ब्लैंक्स हैं उनको भर सकते हैं। अब यहाँ y निकालना है, ठीक है, 120 जो है ये, ठीक है, दे रखा है y इज इक्वल टू 120, ठीक है। x इज इक्वल टू, तो ये y डिवाइडेड बाय 58। अब x दे रखा है, तो y इज इक्वल टू 15 इंटू 10, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ एक बार। और जो इम्पोर्टेंट आपको लगता है, तो दैट इज द रिलेशन, ये वाला बड़ा प्यारा हाईलाइटर का कलर आता है, येलो येलो ब्राइट येलो, ठीक है। तो ये यहाँ पर बेटा आप देख सकते हैं कि इस तरह से फॉर कांस्टेंट के जो पहला वाला है ना, तो कांस्टेंट y डिवाइडेड बाय x, तो ये 15 आ गया हमारा। तो y जब निकालना होगा तो हम 15 इंटू एक्स करेंगे, और x निकालना होगा तो y डिवाइडेड बाय 15 करेंगे, ठीक है। देखिए क्लास में टीचर के ऊपर थोड़ा डेडलाइन का प्रेशर होता है, और वही बात है फ्लुएंट इंग्लिश वाला हिसाब, तो जिस बच्चे को प्रॉब्लम होती है तो उसमें मैं आपको इसीलिए मैं मिक्स करा रहा हूँ, ठीक है। सो चिल्ड्रन, ये सेकंड टेबल है, और यहाँ पर वैल्यूज कैसे निकलेंगी, हम पहला y अपॉन एक्स ही निकालेंगे जैसे पहले में किया था। बट डिफरेंस ये है कि यहाँ पर आंसर डेसिमल में आएगा। देखिए ये जो टेबल है, और y अपॉन एक्स निकालेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट पेयर जो निकलेगा 7 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 1.75। अब y निकालने के लिए हम वी मल्टीप्लाई x एंड 1.75, और x निकालने के लिए हम डिवाइड करेंगे y को 1.75 से। तो अब जैसे x की वैल्यू 8 है, तो y कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लाई कर दिया 8 और 1.75 को 14 आ गई। इसी तरह से y दिया हुआ है 21, ठीक है, x निकाल लेंगे 21 को 1.75 से डिवाइड करके, इसी तरह से बाकी। तो यू कैन जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट। वीडियो को ज़्यादा लंबा करने का कोई शौक नहीं है, इसलिए आप यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ये भी, और जो प्रीवियस ये सॉल्यूशन है इसको भी, ठीक है, आप अपना स्क्रीनशॉट इसको ले सकते हैं। जितना सिंप्लीफाइड वे में कंटेंट का ज़्यादा यूटिलाइजेशन हो जाएगा वो बेटर रहेगा। अब वो घंटों तक मैं लिखूँ, दैट विल बी अ टाइम टेकिंग अफेयर। आजकल एवरीथिंग मैटर्स एंड रिवॉल्व्स अराउंड द टाइम। नाउ यहाँ क्वेश्चन आता है कि एक मजदूर जो है लेबरर, वो 2688 रुपीज़ गरीब आदमी 7 डेज में कमाता है, ठीक है। तो हमें जो अर्निंग है 18 दिन में वो कितने कमाएगा, ठीक है। तो ये आसान क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन सीक्वेंस पैटर्न अभी आगे आप पढ़ेंगे, इन्वर्स वेरिएशन, तो आगे का रास्ता थोड़ा हल्का सा घुमावदार है, बट आई रिड्यूस एवरी पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग एनी इशू और ट्रबल। तो पहला स्टेप क्या होगा, अर्निंग पर डे हमने कर ली, तो 7 दिन की कमाई उसकी इतनी थी अर्निंग, तो हमने 7 से डिवाइड कर दिया, टोटल जो अमाउंट था 84। ऑब्वियसली 18 डेज में कितने निकले कि उसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो 6912 रुपीज़ इसका 18 डेज। फिर अब ये क्वेश्चन में दिया हुआ है $175 जो हैं वो 14,700 के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर डॉलर, और इसका एक बड़ा बहुत इकोनॉमी का इशू रहता है, डॉलर बेस्ड इकोनॉमी, और अगर वो ख़त्म होने लगेगी तो इससे काफ़ी नुकसान अमेरिका को होगा। और ये जब डॉलर जो है ज़्यादा बढ़ता जाता है, तो इससे ये है कि जो इंडियन इंडस्ट्रीज़ हैं उनको काफ़ी लॉस होता है, जो अमेरिका या डॉलर बेस्ड इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम होता है। तो ये बहुत ज़बरदस्त एस्पेक्ट है इकोनॉमी का, आगे आप पढ़ेंगे। कोई भी चीज़ जो है उसका क्या इफेक्ट होता है। इकोनॉमिक्स इज द बैकबोन ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन्स, किस तरह से करती हैं। तो ये डॉलर्स में ये कितना है, तो ये दिया हुआ है। अब हाउ मेनी डॉलर्स
यहाँ पे जो है देखिए 24,024, तो इसके बदले कितने डॉलर मिलेंगे, वन कॉस्ट ऑफ डॉलर निकाल ली, डिवाइड कर दिया 175 से, 84 आ गया। एंड डॉलर बॉट इन 24,024, यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये 286 कितने डॉलर होगा इसके बराबर। तो जैसे यहाँ जो डॉलर थे 175, कॉस्ट इतना आई, तो ठीक है, कॉस्ट ऑफ $1 84, और डॉलर्स बॉट इन, तो कितने डॉलर हमें मिलेंगे इतने पैसे में, तो हमने इसको 84 से डिवाइड किया और 286, तो 24,000 देकर 24,024 रुपये है ना, 24,024 इतने डॉलर्स आप ले सकते हैं। ये पूरा करेंसी सिस्टम होता है, ये आगे चल के आप पढ़ेंगे इन हाई क्लासेस के जो मनी ट्रांसफ़र होता है, जैसे यूक्रेन रशिया वॉर हुई थी तो स्विफ्ट एक सिस्टम होता है, वो बंद कर दी गई थी, तो रशिया को ये प्रॉब्लम आई थी, तो फिर उसने अपना जो क्रूड ऑयल है सस्ते दामों पे भेजा। तो ये बड़े बड़े खेल होते हैं, दीज आर द बिग गेम्स। अब क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वाला है कि भाई एक कार इतने किलोमीटर तक चलती है इतने लीटर पेट्रोल में, और डिस्टेंस बताइए कि कितना जो है इन 26.4 लीटर पेट्रोल, ठीक है। तो अब दे दिया भाई इतने किलोमीटर 4.5 लीटर में चलती है, ठीक है, 4.5 लीटर्स, तो इतने लीटर में 26.4 में कितना चलेगी। अब डिस्टेंस पर लीटर, ये सिंपल सिंपल है, ये आया, ठीक है, 15 किलोमीटर, डिस्टेंस इन इतने लीटर, ठीक है। तो ये अब देखिए यहाँ ये थोड़ा डिफरेंस इसलिए हुआ इसमें, कॉस्ट ऑफ $1 निकाली थी पहले तो हमने, ठीक है, इस वाले में कॉस्ट ऑफ $1 निकाली थी। अब यहाँ पर डॉलर आप कितने ले सकते हैं, इतने रुपए में, तो इसलिए इसको यहाँ डिवाइड करा था, तो हमारे पास 286 आया था। थोड़ा ये वाला आप ज़रा एक दो बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, हाउ मेनी डॉलर्स, ठीक है। यहाँ क्या पूछा है, अ, इतने किलोमीटर चलती है और इतने लीटर पेट्रोल में, ठीक है, कितने चलेगी। तो ये देखिए यहाँ पर हमारे 396 किलोमीटर। नंबर ऑफ कार्डबोर्ड शीट्स, अब यहाँ पर 12 शीट्स ऑफ कार्डबोर्ड मेक अ पाइल ऑफ 45 मिलीमीटर थिक। अब तो पाइल का मतलब है स्टैक का, कि हमने 12 शीट्स रखी कार्डबोर्ड की, ठीक है, गत्ते की जो शीट्स हैं, तो उन्होंने जो ढेर बनाया, उन्होंने जो पूरा एक स्टैक बनाया, जैसे आप नोटबुक से रजिस्टर कलेक्ट करते हैं मैथ्स का फॉर एग्जांपल, तो वो जो ढेर लगता है पाइल या स्टैक, तो कार्डबोर्ड का स्टैक 45 मिलीमीटर थिक। अब अब आपको यहाँ कह रहे हैं कि कार्डबोर्ड की शीट से नंबर निकालो, अगर वो 90 सेंटीमीटर थिक है, ठीक है, तो 90, अब यहाँ देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये मत भूलिएगा, ये बड़ा खतरनाक स्टफ है, जो काम करता है 90 सेंटीमीटर मतलब 900 मिलीमीटर, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, पहले हमने मिलीमीटर, ठीक है, ये मिलीमीटर है वो सेंटीमीटर, तो हमें पहले यूनिट एक जैसी करनी होगी, ठीक है, हमें यूनिट जो है एक जैसी करनी होगी। तो आप इसको देखिए, इसमें देखते हैं। अब पहले हमने दोनों यूनिट्स एक जैसी कर ली, मिलीमीटर, और इसको देखिए, और स्टेप सेकंड रहेगा थिकनेस ऑफ वन शीट कैसे निकालेंगे, तो अब ये 45 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। अब नंबर ऑफ शीट्स, तो अब यहाँ देखिए वही बात इधर आ रही है जो डॉलर वाले केस में आई थी, देखिए डॉलर वाले केस में ये जो था हमने निकाला था, इसमें दोनों स्टेप्स में डिवाइड किया था। अब यहाँ पूछ रहा है कि जब वन शीट की थिकनेस निकाली, उसके बाद नंबर ऑफ शीट्स इन 900 mm, तो यहाँ डिवाइड कर दिया 240। तो ये दो क्वेश्चंस में आपको सिमिलैरिटी मिली, एक डॉलर वाले में और एक इस वाले में, ठीक है। तो 240 शीट्स जब आप रखेंगे एक ऊपर एक, तो द पाइल और स्टैक विल शो द थिकनेस ऑफ 90 सेंटीमीटर, एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बताता है बैक्टीरिया, सिंगुलर इज बैक्टीरियम, तो हमारे आसपास जिनको हम जर्म्स बोलते हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे। अच्छे वो जो दूध से कर्ड मिल्क, कर्डलिंग ऑफ मिल्क होती है, या और भी प्रोसीजर्स होते हैं, बुरे जो बीमारी पैदा करते हैं। अब यहाँ ये कह रहे हैं कि फोटोग्राफ एनलार्ज कितने टाइम्स, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 1 लाख टाइम्स मेजर्स 4 सेंटीमीटर। अब बैक्टीरिया है भाई, ठीक है, उसको हमने इनलार्ज, यानी कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है, उसको हम इनलार्ज कर सकते हैं, मतलब उस ऑब्जेक्ट को हम बड़ा करके देख सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप थोड़ा अलग होता है, वो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को यूज करता है, वो लाइट को यूज नहीं करता है, जस्ट लाइक कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो जब हम उसने उसे 1 लाख टाइम्स इनलार्ज किया, तो उसकी लेंथ आई 4 सेंटीमीटर।
एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया हमें पता करनी है, ठीक है। अब 4 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। 1 लाख टाइम्स आपने इनलार्ज किया। इनलार्ज जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, मैग्निफिकेशन इनलार्जमेंट का मतलब होता है किसी छोटी चीज को या लेटर को या किसी भी ऑब्जेक्ट को बड़ा करके देखना। अब यहाँ पर एक्चुअल लेंथ ये देखिए 4 डिवाइडेड बाय 1 लाख। अब ये डेसिमल का है, ये तो कोई नया आपके लिए होगा नहीं कि आप उस हिसाब से करेंगे। अब कितने जीरोज हैं, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 और ये लगा के इससे पहले डेसिमल लगा दिया, ठीक है। इफ एन लार्ज ओनली 25,000 टाइम्स। अब यहाँ पर क्वेश्चन में था कि इफ द फोटोग्राफ इज एनलार्ज 25,000 टाइम्स ओनली व्हाट वुड बी इट्स एनलार्ज लेंथ। तो ये कह रहे हैं अगर इसको हम 25,000 टाइम्स है ना, 25,000 टाइम्स हम एनलार्ज करें तो एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया कितनी होगी, ठीक है। तो अब एक्चुअल लेंथ इंटू 25,000, तो ये इस तरह से 1 सेंटीमीटर, ठीक है। 1 सेंटीमीटर इसकी लेंथ आई, ठीक है। एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया एंड 25,000 एनलार्जमेंट अगर करेंगे तो फोटो विल बी 1 सेंटीमीटर। तो ये 1 सेंटीमीटर बैक्टीरिया की तो हो ही नहीं सकती, उसके फोटो की होगी, ठीक है। एक्चुअल लेंथ इतनी है। तो ये बड़े माइक्रोस्कोपिक वर्ड है और हमारे आसपास जो दुनिया में हम ये चीजें देखते हैं वो लेंथ ऑफ द मॉडल शिप। तो ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं ये अब नेक्स्ट पार्ट में आई विल जस्ट सेकंड पार्ट आई विल मेक द वीडियो, क्योंकि ये क्वेश्चंस आराम आराम से इसको डिस्कस करेंगे, बहुत सारे हैं, ठीक है। तो अभी आप इस वीडियो को देखिएगा अप टू क्वेश्चन नंबर 7 और आई होप दैट इट विल बी हेल्पफुल। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, अपने सर्कल में भी इसको सर्कुलेट कीजिए। ये जो क्लास 8 में मैथ्स है, इट विल बी अ केक वॉक, इट विल बी नॉट गोइंग टू बी एन एक्यूलिस हील। एक्यूलिस एक योद्धा था, बहुत मजबूत था, उसकी हील उसकी एड़ी बहुत कमजोर थी, ठीक है। जैसे मतलब कहते हैं कमजोरी नहीं बनने बनेगी आपकी मैथ। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।